this missile only. Raja Ranjit Singh belongs to this missile. कैपिटल राजा रणजीत सिंह ने कहां बनाई थी? लाहौर में. हिज कैपिटल वॉज एट लाहौर. सुकर चकिया मिस्र. अब देखिए उसी समय अफगानों का अटैक हुआ पंजाब पे. अफगान उस समय रूलर था, उसका नाम था जमन शाह. तो वो पंजाब पर अटैक करके वापस जा रहा था. तो कहा जाता जो स्टोरी है कि इसके कुछ तोपे या कैनन जो थे वो रावी नदी में गिर गए. महाराजा रंजीत सिंह ने इन 12 तोपों को निकलवा कर नदी से अफगानिस्तान पहुंचा दिया. जमन शाह खुश हुआ. उसने कहा भाई अब मैं तुम्हें पंजाब का राज्य दे देता हूं, गवर्नर बना देता हूं. इसी के बाद 1801 में ये कब का इवेंट है? लगभग 1798-99 के आसपास का है. 1801 में अब राजा रंजीत सिंह नया टाइटल अडॉप्ट करते हैं राजा का. अब वो राजा रंजीत सिंह हो गए. ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ राजा इन 1801. 1801. He started to expand his territory. He started to expand his territory from Jhelum to Satluj. Jhelum to Satluj. And then from Satluj to southward. And then from Satluj to southward. मान लीजिए कि यहां सतलज थी. अब रंजीत सिंह इससे साउथवर्ड जाना चाह रहे हैं. यहां कहीं लाहौर वॉर होगा, जो भी है. लाहौर में उन्होंने अपनी कैपिटल स्टैब्लिश की. झेलम से सतलज तक एक्सटेंड किया अपने एम्पायर को. अब वो सतलज को पार करना चाह रहे थे. लेकिन अब जैसे सतलज पार होती राजपुताना शुरू हो जाता और उसके बाद दिक्कत आती किसकी? कंपनी की. अब कंपनी क्या करेगी भाई? कंपनी की टेरिटरी में एंट्री करना चाह रहे हो ना. अब कंपनी के सामने दिक्कत थी. कंपनी ने अब रंजीत सिंह को कंट्रोल करने के लिए ट्रीटी की. अगला पॉइंट, रूलर ऑफ साउथ ऑफ सतलज, रूलर ऑफ साउथ ऑफ सतलज आस्क्ड हेल्प फ्रॉम कंपनी. asked help from company. अगला, in 1809 company established a treaty at अमृतसर. मतलब अमृतसर की ट्रीटी कब हुई है? 1809 में. in which Ranjit Singh was restricted. In which Ranjit Singh was restricted to expand his territory, to expand his territory to south of Satluj. मतलब अब अमृतसर की संधि हुई और रंजीत सिंह को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, भैया आप सतलज को क्रॉस नहीं करोगे, आपको जो क्रॉस नहीं करोगे. लेकिन इसी के साथ एक छुपी हुई चीज क्या थी? अब आप सतलज के नॉर्थ को जीत सकते हो, है ना. इनसे ट्रीटी बस ये हुई थी आप इस सतलज को क्रॉस ना करो. लेकिन अब एक छुपी बात इसमें यह भी थी कि भाई आप नॉर्थ को जीत सकते हो. अब रंजीत सिंह ने सतलज के नॉर्थ में अपने अंपायर को एक्सपेंड करना शुरू किया और धीरे धीरे जो इंपॉर्टेंट टेरिटरीज उनको जीतना शुरू किया. कौन कौन से लिखिए. पहला, इन 1818 Ranjit Singh expanded his empire
इन नॉर्थ ऑफ सतलज, इन नॉर्थ ऑफ सतलज। फ्रॉम 1818 लिख लीजिएगा, फ्रॉम। अब तीन इंपॉर्टेंट टेरिटरीज इन्होंने जीती है, वो लिख लीजिए। 18, हाँ ये 1818 में मुल्तान जीता है। आप थोड़ी स्पीड लिखिए, रीजन क्या है ना, हम लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं, और कल मैं शायद आऊंगा नहीं, तो होगा क्या कि आपकी एक क्लास मिस हो जाएगी। नहीं, वैसे क्लास कल लगी हुई थी, अब एक क्लास मिस हो जाएगी। अब अगला जो शेड्यूल्ड क्लास है जब हो उसका आइडिया नहीं, लेकिन अब जो शेड्यूल्ड क्लास है वो 1857 के बाद, 1857 से मैं शुरू करना है। हमारे टॉपिक्स क्या रह जाएंगे? लैंड पॉलिसी में खत्म कर दूंगा, लैंड सेटलमेंट खत्म कर दूंगा। हमारी ड्रेन ऑफ वेल्थ, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये तीन टॉपिक हैं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ में क्या प्रीलिम्स में पूछता है, थियरी किसने दी है, तो दादा भाई नेहरू ने दी है, किस बुक में दी है, तो अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में दी है, इस टाइप की। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, इतना प्रीलिम्स में पूछ सकता है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब होता है, मतलब, लेकिन लगभग 1 घंटा चाहिए तीनों को समझाने के लिए। तो मैं कोशिश करूंगा जो शेड्यूल्ड क्लास हो तो ये टॉपिक हो जाए। अगर कल मैं आता तो ये कर देता, लेकिन मैं चूंकि हूं नहीं और फिर वो रह जाएगा। लेकिन देखेंगे अगली आज जितना हो पाए उतना कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक पंजाब मैंने जितनी बार पढ़ा है, किसी को मैंने पंजाब नहीं पढ़ाया था। 2 बैच इससे पहले पंजाब किसी ने नहीं पढ़ा, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। तो लेकिन इस बार चलिए कोशिश कर रहे हैं हो जाए। अगला पॉइंट 1818 में मुल्तान। अगला पॉइंट 1819 में कश्मीर, कश्मीर। और 1834 में पेशावर। 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर, 1834 में पेशावर। अब भैया यहीं से लगा हुआ सिंध था। कल मैंने सिंध बता दिया था ना। रंजीत सिंह भी सिंध को जीतना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स की नजर भी सिंध पे थी। 1831 में वो बेंटिंग के सामने प्रस्ताव रखते हैं, चलो दोनों मिलकर सिंध को जीत लेते हैं। लेकिन कंपनी चालाक, उनको लगे दो को क्यों दे, रंजीत सिंह को मौका दे, तो बेंटिंग बात को टाल जाता है, बोला नहीं हमें नहीं करना। और यहीं पर अपने अलेक्जेंडर बर्न्स और एक और कमांडर है पोटिंगर, कल मैंने लिखवाया नहीं था, इंपॉर्टेंट अलेक्जेंडर बर्न्स पूछा गया। इसी समय भेजता संध में जाओ और कमर्शियल प्रिविलेजेस लेके आओ कि भैया हमें और ट्रेडिंग सेंटर्स आपके चाहिए, क्योंकि उनको लगने लगा था कि रंजीत सिंह की फिराक में है। इसी बीच 1838 का एक ईयर आता, अगला पॉइंट जो कल में मैंने लिखवाया था। इन 1838 a tripartite treaty was established between company, राजा रंजीत सिंह एंड शाहसुजा। शाहसुजा, अरे कल ही बताया था भाई, राजकुमार जो अफगानी राजकुमार था, वो औरंगजेब वाला शाहसुजा नहीं है। दो नाम क्या था, दोस्त मोहम्मद शाहसुजा है शायद, है चेक कर लेना, देख लेना, मुझे मैं याद नहीं, देख लेना। अरे इतना लिख लो, अफगान का समय जो प्रिंस है, प्रिंस ऑफ अफगान लिख लो, प्रिंस ऑफ अफगान लिख लो, बस नाम मैं बता दूंगा। अब इस ट्रीटी में तय क्या हुआ था, रंजीत सिंह अब सिंध को नहीं जीतेंगे, ये कंफर्म हो गया, रंजीत सिंह को नहीं जीतना है। इन्होंने एक और दबाव बनाया, सिंध से पैसे ले लिए कंपनी ने, कल मैंने बताया था कि भैया 20 लाख रुपए लाओ, तुम्हें बचाने के लिए हम ले रहे हैं, तो 20 लाख रुपए सिंध से ले लिया। इस ट्रीटी में यह तय हुआ था कि सिंध पर कोई अटैक नहीं करेगा। यही टाइम पीरियड था जब जो अफगानी प्रिंस था, जो भी दोस्त मोहम्मद मैं बता दूंगा, उसने कोहिनूर दिया था रंजीत सिंह को इसी ट्रीटी में। अब कोहिनूर अफगानिस्तान से गया कब था, भारत से कोहिनूर गया कब है, हाँ, नादिर शाह लूट के ले गया था। अब फिर से कोहिनूर अब भारत आ गया, इसी टाइम पीरियड में रंजीत सिंह के पंजाब में आ गया था, जो यही 1838 में। इसी बीच रंजीत सिंह की डेथ हो गई। अगला पॉइंट, इन 1839 रंजीत सिंह डाइड, 39। अब फिर से पंजाब में इंस्टेबिलिटी शुरू हो गई। वो प्रिंस का नाम है, गूगल कर लो एक बार भाई,
नहीं नहीं, गूगल करके कोई बता दे, प्रिंस का नाम क्या था? दोस्त मोहम्मद है या सहसुजा है? दोस्त अली है। आप एक और नाम बता दिए। नहीं, नाम दिया है नाम है। चलिए आप लिखते रहिए, हम गूगल कर ले रहे हैं। आगे लिखिए। आफ्टर डेथ ऑफ राजा रणजीत सिंह, आफ्टर डेथ ऑफ राजा रणजीत सिंह, instability again occurred in Punjab. Again occurred in Punjab. अगला पॉइंट लिखिए। खड़क सिंह बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ पंजाब। ये क्वेश्चन पूछा गया है। खड़क सिंह, खड़कती हैं खिड़कियां, लेकिन इनके खड़कने से कुछ नहीं खटका, ये खुद ही चले गए। खड़क सिंह। तो अब क्वेश्चन ये पूछा गया, तो हु वाज द नेक्स्ट रूलर ऑफ पंजाब आफ्टर रणजीत सिंह? खड़क सिंह हुए थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं, ये भी चला गया। और अगला बना निहाल सिंह। निहाल सिंह, निहाल सिंह। ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ निहाल सिंह, ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ निहाल सिंह, सात सुजा, यार तुम बहुत कंफ्यूज करते हो मुझे। सात सुजा। अरे यार ठीक है, दिल पे ना लो, दिल पे ना लो, मैंने कहा कंफ्यूज कर दिए मुझे। कंफ्यूज कर दिए। अरे दिल पे ना लो कहने से कंफ्यूज कर दिए। मैं सुजा बोल चुका। दोस्त अली उस समय अफगान का रूलर था, लेकिन ये भगोड़ा प्रिंस था वहां का दोस्त, लेकिन उसने नहीं दिया है। इसको हटाकर दोस्त अली, वहां का दोस्त मोहम्मद दोस्त अली, वो वहां का बन गया था। ये भाग के यहां आया हेल्प लेने के लिए कि भैया मुझे बनाओ, मैं वहां का रूलर हूं। इसने कोहिनूर दिया था। आगे लिखो। ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ निहाल सिंह, द कोर्ट ऑफ सिख, द कोर्ट ऑफ सिख वॉज डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स। द कोर्ट ऑफ सिख वॉज डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स। दो ग्रुप का नाम लिख लीजिए। डोगरा ग्रुप, डोगरा, डोगरा ग्रुप, और अगला लिख लो सिंधन वालियास। डोगरा एंड सिंधन वालियास। चलो, डोगरा सिंधन वालिया। अब जो ये डोगरा और सिंधन वालिया है, ये अब किंग मेकर बन गए थे। किंग मेकर। अगला लिख लो। दे स्ट्रगल among themselves and became the kingmaker during this time, and became the kingmaker during this time. डोगरा ग्रुप made Dilip Singh as the next ruler of Dilip Singh as the next ruler of Punjab, and his mother Jindan Kaur, and his mother Jindan Kaur, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा विडो ऑफ राजा रणजीत सिंह, विडो ऑफ राजा रणजीत सिंह, जिंदन कौर, जिंदन कौर। राजा रणजीत सिंह, शी वॉज द विडो ऑफ राजा रणजीत सिंह, वॉज मेड रीजेंट। जो दिलीप सिंह था इस समय माइनर था, अल्पवयस्क था, इसीलिए जो उसकी माता जी हैं उनको दिलीप सिंह का रीजेंट या केयर टेकर बना दिया गया। केयर टेकर। अगला लिख लेना।
लाल सिंह वॉज मेड वजीर, लाल सिंह वॉज मेड वजीर एंड तेजा सिंह या तेज सिंह वॉज मेड कमांडर इन चीफ, सेनापति ये बने। अब चूंकि कंडीशन जो है पंजाब की इनस्टेबल है, तो अब कंपनी ने अब फिराक में से पंजाब को जीतो, सिंध को जीत चुके थे। अगला टारगेट कौन है? अब उस समय तक केवल और केवल पंजाब ही ऐसी टेरिटरी थी जिसको कंपनी नहीं जीत पाई थी, बाकी लगभग सब निपटा दिए। उसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आ जाएगा, बाकी बचे जो छोटे छोटे सब जीत गए। बड़े अंपायर बस पंजाब रह गया था। इसी बीच एक अगला हीरो आता है, लिखो अगला पॉइंट, लॉर्ड हार्डिंग्स। हार्डिंग्स लॉर्ड हार्डिंग्स who became the next Governor General of India, started offensive policies against Sikh. Started offensive policies against Sikh. रीजन लिख लो क्या था इसका? ये हार्डिंग्स है, लॉर्ड हार्डिंग्स। एक हार्डिंग और आता है, कब आया? ये हार्डिंग फर्स्ट है, हार्डिंग सेकंड भी है एक, वो कब आया है? जब दिल्ली शिफ्ट हो रही थी कैपिटल, तो हार्डिंग सी था, उससे गवर्नर जनरल था। 1911 में था, आया था, मतलब इंपॉर्टेंट क्यों है? 11 में जब दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हो रही थी, हार्डिंग ही था उस समय। इसी समय एक रिलेटेड हार्डिंग बॉम्बिंग केस, जो रास बिहारी बोस और उसकी जो ग्रुप था, उसने हार्डिंग के ऊपर बम फेंका था। तो हार्डिंग कॉन्स्पिरेसी केस भी इसी टाइम पीरियड का है। इसी टाइम मतलब 1911 का, जब दिल्ली कैपिटल बन रही थी। चलिए आगे लिखिए, हार्डिंग्स रीजन, इस ऑफेंसिव पॉलिसी का रीजन क्या था? लिखिए, पंजाब ड्यूरिंग दिस टाइम, पंजाब ड्यूरिंग दिस टाइम वॉज द ओनली फॉर्मिडेबल स्टेट which was not under company rule. अब लिखिए, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। लिखो, हार्डिंग मेड कमांडर का नाम लिखिए, सर ह्यूज गॉफ, सर ह्यूज गॉफ, डैरेन गॉफ वाला, ह्यूज गॉफ एज द कमांडर ऑफ हिज आर्मी, as the commander of his army. Sikh army was led by Teja Singh. जो कमांडर इन चीफ तेजा सिंह है ना सिख का, तो सिख आर्मी वॉज लेड बाय तेजा सिंह। बट Teja Singh along with Lal Singh betrayed Sikh army. But Teja Singh along with Lal Singh betrayed Sikh army. During the course of war. During the course of war. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वॉर। अब चार इंपॉर्टेंट वॉर्स हुई है, छोटी छोटी, देखिए
सम इंपॉर्टेंट वॉर या बैटल लिखो, सम इंपॉर्टेंट बैटल्स विच वॉज फॉट इन फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर वॉज, एंग्लो सिख वॉर वॉज, 4 बैटल का नाम लिख लेना। बैटल ऑफ मुदकी, 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 बैटल ऑफ, अगला भैरोवाल, फिरोज शाह, मुदकी के बाद फिरोज शाह, मुदकी, उसके बाद फिरोज शाह की बैटल, बैटल ऑफ फिरोज शाह। अगला बैटल ऑफ बद्दोवाल, फिरोज शाह, बद्दोवाल और आलीवाल चौथे नंबर पे। ये चारों बैटल, और पिछली बार बैटल ऑफ मुदकी पूछा गया था। पिछली बार बैटल ऑफ मुदकी पूछा गया है। 4 बैटल थी और आपको उसकी क्रोनोलॉजी अरेंज करनी थी। उसमें बैटल ऑफ मुदकी एक थी, आलीवाल। द फाइनल बैटल वॉज फॉट एट, द फाइनल बैटल वॉज फॉट एट सबराव, सबराव इन 10th Feb 1846, 10th Feb 1846 फाइनल बैटल कहां हुआ? सबराव। सबराव 10th Feb 1846। और भैया इस बैटल में फाइनली सिख आर्मी हार गई। And finally, the Sikh army was defeated at Battle of Sabarao. Battle of Sabarao. अगला पॉइंट, ट्रीटी ऑफ लाहौर, छोटी सी हेडिंग डाल लीजिएगा, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ लाहौर। This treaty was established between company and the Sikh ruler. रूलर कौन है? वही दिलीप सिंह है। कब हुई है? 9 मार्च 1846 को। हाँ 8 मार्च है, चलिए 8 मार्च 1846 को। देखिए जब मैं हाँ कर देता हूं डेट पे तो मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने डेट बोल दी, मतलब इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है, कहने का सेंस है। 2 ट्रीटी हुई है, एक मार्च में हुई थी और एक दिसंबर में हुई है। डेट नहीं पूछी गई है, सीरीज पूछी गई है कि लाहौर में फिर हुई है, उसके बाद भैरोवाल में हुई है पहले, लेकिन लाहौर में होती है। ठीक है, लिखिए जो भी लिख लीजिए, मार्च लिख लीजिए, मार्च 1846 ट्रीटी एट लाहौर। अब इस ट्रीटी में तय क्या किया गया था? लिखिए, एट दिस ट्रीटी इट वॉज डिसाइडेड दैट सिख आर्मी विल बी रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड मतलब कम कर दी जाएगी। A war indemnity of 1.5 crores, war indemnity of, war compensation of 1.5 crores was to be given by Sikhs. Dilip Singh was accepted as the ruler of Punjab. And his mother Jindan Kaur
was made regent of Sikh Empire. Regent of Sikh Empire. लाल सिंह वॉज मेड वजीर, क्योंकि इन्होंने बिट्रेल किया था, तो लाल सिंह को वजीर, मतलब इससे पहले वजीर लाल ही सिंह था, लाल सिंह को वजीर भी बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्या है कि इस ट्रीटी में कश्मीर जो है गुलाब सिंह को दे दिया गया था, यह पूछा गया है। कश्मीर वॉज गिवन टू गुलाब सिंह। अंडर दिस ट्रीटी कश्मीर वॉज गिवन टू गुलाब सिंह। और रेजिडेंट वॉज अपॉइंटेड बाय कंपनी एट द कोर्ट ऑफ, or resident was appointed by the company at the court of Sikh ruler, और इस रेजिडेंट का नाम था लॉरेंस, जॉन लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस है, जॉन लॉरेंस तो अवध में था, हेनरी लॉरेंस अपॉइंटेड एट द कोर्ट ऑफ सिख रूलर। सिख रूलर नाम क्या है? हेनरी लॉरेंस। हाँ, 50,000 रुपए में, 1,000 रुपए में। तो फिर से 50,000 नहीं पूछेगा, पूछेगा गुलाब सिंह किसको दिया गया था, 50,000 रुपए में दिया था। ऐसा नहीं, थोड़ा पता है मुझे, लेकिन मैं बताता इसीलिए नहीं हूं 50,000 बताऊं, 3 करोड़ बताऊं, 20 लाख बताऊं, मतलब नहीं ना, क्या डेटा याद करोगे इतना, आप बस फैक्ट पे रहो। अगला पॉइंट, हाँ क्या, गुलाब सिंह कहां से आया? ये वही सिख, वो जो एम्पायर तो उसी का एक मेंबर था। हाँ, हरि सिंह कौन? हरि सिंह नलवा? अरे यार ये हो सकता है, आइडिया नहीं। ये हरि सिंह बता रहे उन्हीं के एंसेस्टर से, मतलब उसी के वंशज है गुलाब सिंह। नहीं, ये नहीं पता, होगा तो मैं बता दूंगा गुलाब सिंह को, लेकिन गुलाब सिंह से कश्मीर ले भी लिया गया बाद में, ये भी पता है। आगे अगली ट्रीटी लिखिए, अ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटी was made at Bhairoval. Bhairoval. A complimentary treaty was made at Bhairoval. कब? दिसंबर 1846 को, दिसंबर 1846, उसी इसमें, उसी ईयर में, मार्च के बाद, मार्च में ये लाहौर हुई थी, दिसंबर में ये भैरोवाल ट्रीटी हुई है। लिखिए, अब इस ट्रीटी से डिसाइड हो, पहले ट्रीटी डिसाइड हुई थी लाहौर में कि कंपनी की आर्मी जो रहेगी कुछ समय के लिए रहेगी। भैरोवाल से क्या हुआ कि अब एक परमानेंट आर्मी रहेगी, कुछ समय वाला नहीं। रीजन एक्चुअल में क्या था, जिंदन कौर और बोला जाता है, अब किंवदंतियां सही मुझे भी नहीं पता, बोला जाता है कि जिंदन कौर और लाल सिंह के मध्य अफेयर था। फिर मैंने कहा किंवदंतियां हैं, मैंने नहीं बोल रहा हूं, मैंने भी कहीं पढ़ा है, ये पहले लगाना पड़ता है, अफेयर था दोनों के बीच में। लाल सिंह इस पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए उसने क्या कहा, क्योंकि लाल सिंह साथ कंपनी का दे रहा था, उसने कहा कि ऐसा करो आप अपनी आर्मी हमेशा रखो यहां पे, क्योंकि जब तक कंपनी का आर्मी रहेगी लाल सिंह को लगता था कि मैं ज्यादा मजबूत रहूंगा बस। लेकिन जिंदन कौर रानी तो रानी होती है, उसने इस ट्रीटी को अपोज किया। अगला पॉइंट, बट जिंदन कौर अपोज दिस ट्रीटी। जिंदन कौर oppose this treaty. As a consequence of this, she was exiled to Sheikhpura. She was exiled to Sheikhpura. शेखपुरा कहां है? पंजाब प्रोविंस जो है पाकिस्तान में आज का। At certain amount of pension, पेंशन दिया और कहा भाई अब जाइए, अब आपका काम खत्म।
एक्साइल टू शेखपुरा। थोड़ा माफ करिएगा, तेज लिखवाना पड़ रहा आप ही के लिए, लेकिन ये छूट जाएगा आपका। शेखपुरा, शेखपुरा। चलिए, अब ट्रीटी ऑफ भैरवॉल से पहला एंग्लो मराठा, एंग्लो पंजाब वॉर खत्म। अब देखिए सेकंड एंग्लो सिख वॉर, सेकंड एंग्लो सिख वॉर। एंग्लो सिख वॉर सेकंड कब शुरू हुआ? 48 में, 1848 में। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी was made the Governor General of India. Dalhousie was made या appointed लिख लेना, appointed as the Governor General of India. Second Anglo-Sikh War started. Second Anglo-Sikh War was started due to the revolt of Mool Raj. Mool Raj, who was the governor of Multan. गवर्नर ऑफ मुल्तान। अब भैया पहले जो वॉर के बाद होता क्या है, कंपनी का कंट्रोल हो गया, तो गवर्नर ने क्या किया, अब अपोज करना शुरू किया। उसी में एक रिवॉल्ट मुल्तान में होता है, मूल राज में, मूल राज करता है। लेकिन स्थितियां ऐसी थी कि अब डलहौजी आ चुका था, उसने कहा आप खत्म करो ये ट्रीटी वीटी, अब इसको अनेक्स करो। इसीलिए वो अपनी आर्मी भेजता। अगला पॉइंट, सेकेंड एंग्लो मराठा, एंग्लो पंजाब वॉर started in the year 1848. Started in the year 1848. Battle of Ramnagar. Battle of Ramnagar and Chiliawala. Chiliawala. Chiliawala was fought between Sikh army and कंपनी कमांडर, इस समय ये गफ ही है, सर ह्यूज गफ। चिलियावाला, CHILIAN वाला, सब वहां वाला ही चलता है ना, सिद्धू मूसेवाला। चलिए, चिलियावाला कमांडर कौन है? यही है सर ह्यूज गॉफ ही है। बट कोई रिजल्ट नहीं निकला इन दोनों वॉर का। रिजल्ट नहीं निकला, या कहिए कि अर्ली स्टेजेस में जो सिख आर्मी थी वो लीड कर रही थी। अब डलहौजी ने अपने मेन व्यक्ति को भेजा। अगला पॉइंट, बट दिस वॉर वर इनडिसिसिव। रामनगर और चिलियावाला का वॉर था, इनडिसाइसिव था, तो रिजल्ट नहीं आया कुछ। डलहौजी मेड चार्ल्स नेपियर as his commander and sent his चार्ल्स नेपियर। नेपियर कल भी नाम आया था, कब आया था चार्ल्स नेपियर? कब नाम आया था? हाँ, एनेक्सेशन ऑफ सिंध। चार्ल्स नेपियर,
एंड सेंड हिज ट्रूप, डलहौजी ने इसको अपॉइंट किया और इसी के अंडर अपनी आर्मी भेजी लड़ने के लिए। एंड सेंड हिज ट्रूप अंडर हिज आर्मी, अंडर हिज लीडरशिप बोल दो, अंडर हिज लीडरशिप। एंड सेंड हिज ट्रूप्स अंडर हिज लीडरशिप। द फाइनल बैटल वॉज फॉट एट, द फाइनल बैटल वॉज फॉट एट गुजरावाला। गुजरावाला, द फाइनल बैटल वॉज फॉट एट गुजरावाला नियर रिवर चेनाब, नियर रिवर चेनाब। कंपनी won this battle and Punjab was annexed in the year 1849, and Punjab was annexed in the year 1849। ठीक है। सर लॉरेंस, सर जॉन लॉरेंस, इस हेनरी लॉरेंस का बड़ा भाई था जो, सर जॉन लॉरेंस was appointed as the Chief Commissioner of Punjab। चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब। कोहिनूर, अगला कॉमा लगा के, कोहिनूर went into the hand of Britishers। अब कोहिनूर चला गया। और अगला पॉइंट, दिलीप सिंह वॉज सेंट टू इंग्लैंड। उनको पेंशन देकर दिलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया गया। एंड दिलीप सिंह वॉज सेंट टू इंग्लैंड। हाँ, दिलीप सिंह वॉज सेंट टू इंग्लैंड। कुछ पूछना है यहां तक? ये खत्म, पंजाब, पंजाब भी गया। अब हेडिंग डाली लॉर्ड डलहौजी। हाँ, भैरोवाल। अब हुआ था कि कंपनी आर्मी पहले डिसाइड हो कुछ टाइम पीरियड के लिए रहेगी, लेकिन अब ये डिसाइड हो कंपनी की आर्मी फॉरएवर रहेगी वहीं पे। इसको अपोज किया गया। अब डाली, हाँ, फॉरएवर। अब अगली हेडिंग डाली लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ईयर 1848 to 1856। 1848 to 1856। जो उपनिवेशवादी इतिहासकार है इसको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं, लेकिन लिखना, लेकिन ध्यान में रखना, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि ही वॉज अ मैन हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। अभी तो इंटीग्रेशन नहीं हुआ था। अगला पॉइंट, रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स क्या क्या इसने किया? पहला पॉइंट लिखिए। In 1852, Department of Post and Telegraph was established। Department of Post and Telegraph was established। First telegraphic line, first telegraphic line
वॉज मेड बिटवीन कैलकाटा एंड आगरा, पूछा गया है। जो मैं बता रहा हूं इससे पूछा गया है। फर्स्ट टेलीग्राफिक लाइन वॉज मेड बिटवीन कैलकाटा एंड आगरा। अगला पॉइंट, फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज स्टैब्लिश बिटवीन, रेलवे लाइन का रेल चली ही थी, मुंबई टू थाने, ईयर 1853। 1853। अगला, इन 1854, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क एंड डेवलपमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड। पब्लिक वर्क एंड डेवलपमेंट, ये पीडब्ल्यूडी जो है, वॉज एस्टैब्लिश्ड। इसी के टाइम पीरियड में पहला एजुकेशनल रिफॉर्म हो रहा है, लिखिए, ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड वुड्स डिस्पैच वॉज इनेक्टेड। वुड्स डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच वॉज इनेक्टेड, which was known as Magna Carta of Indian Education. Enacted, स्टैब्लिश हुआ था। इनेक्टेड का मतलब यह है कि एक्टिव इसी टाइम पीरियड में हुआ है। उसने बना, जो उसने वो रिकमेंडेशन दिए, लागू भी इसी के टाइम पीरियड में हुआ था। 1854 है ये। Which was known as the Magna Carta of Indian Education. Indian education. In 1856, Widow Remarriage Act was enacted. Widow Remarriage Act was enacted. कौन था? नहीं, इसी के टाइम पे 56 में। वॉर जो हुआ कैनिंग टाइम हुआ है, लेकिन हुआ इसी टाइम पे। अगला आ जाइए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दिस वॉज द zenith of the policy which was started for the expansion of India. एक्सपेंशन इन इंडिया लिख देना, एक्सपेंशन इन इंडिया। अब देखो सब कुछ हो चुका था, हमने पहले रिंग फेंस बनाया, अभी मैं एक साथ लिखवा दूंगा रिंग फेंस और सब्सिडरी अलायंसेस, उसके बाद कैसे आगे चीज आ रही है, एक साथ सब हो जाएगी। लेकिन पूरी कहानी समझ लीजिए, हर तरीके से अब जीत चुके थे, थ्रू वॉर, पहले थ्रू सब्सिडरी अलायंसेस, थ्रू वॉर, थ्रू करप्शन चार्जेस भी। पहला मैसूर पहली ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसको कुशासन के आधार पर, माल एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर बेंटिंग ने एनेक्स किया था मैसूर को 1834 के आसपास। सब कुछ हो चुका था, अब यही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ही बचा था। अब कैसे किया जाए कि और कंपनी का एक्सपेंशन हो सके, डलहौजी जब आता और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शुरू करता है। ये है क्या? एक 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 हाँ, क्यों?
जो अडॉप्टेड है। आप बताइए। यही है। चलो लिखो। अंडर दिस पॉलिसी, अंडर दिस पॉलिसी, इंडिजिनस स्टेट वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इंडिजिनस मतलब जो यहां के स्वदेशी राज्य थे उनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इंडिजिनस स्टेट एंड नेटिव स्टेट लिख लो भाई। जो यहां की स्टेट जो है उनको 3 भागों में हमने डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? पहला लिखो, दो स्टेट, पहला दो स्टेट who indirectly or directly were established by company. Those states which were directly or indirectly established by company. मतलब अब अगर कोई राज्य है उसमें से कोई एक छोटा सा क्या हमने निकाल दिया और एक नया एक बना, जैसे कश्मीर वाला गुलाब सिंह हमने दे दिया। स्टैब्लिश किसने किया? कंपनी के हुक्म से, कंपनी की मदद से एक नया स्टेट स्टैब्लिश हुआ। तो ये स्टेट कैसा है? जो कंपनी की मदद से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टैब्लिश हो रहा है। अगला पॉइंट, इन सेकंड कैटेगरी, दो इन सेकंड कैटेगरी इंक्लूड दो स्टेट which were dependent on company for their survival। मतलब जो कंपनी पर निर्भर है, सब्सिडरी अलायंसेस वाले कंपनी, those were dependent on company for their survival। और तीसरा स्टेट जिनका कंपनी से कोई लेना देना नहीं था। एंड इन थर्ड कैटेगरी, दोज स्टेट वर इंक्लूडेड विच वर इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंपनी। विच वर इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंपनी। 3 भागों में कैटेगराइज हो गया। अब जो पहली कैटेगरी वाले जो स्टेट्स हैं उनके लिए जो आप बता रहे हो वो उन पे लागू करता था कि अगर कोई सक्सेसर नहीं है, वैलिड सक्सेसर, वो नहीं अडॉप्ट कर सकता है। वो पहली कैटेगरी के लिए लिखिए, अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, the state of category first could not adopt a child as his successor, मतलब सीधी सी बात है, आप अडॉप्ट नहीं करोगे तो हम आपके स्टेट को अनेक्स कर लेंगे। अनेक्स मतलब लैप्स कर लेंगे। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब सेकंड कैटेगरी क्या कहती है? अगला पॉइंट, फॉर सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टेट, it was important to take permission of company to adopt a successor if a valid successor is not present.
हेरिडिटरी सक्सेसर, वैलिड मतलब यही है, वैलिडिटी इसी से समझे, हेरिडिटरी वाले उसी वंश के हो। अगर अडॉप्ट मैंने इसीलिए बोल दिया ना, अडॉप्ट कर रहे हैं तो वैलिड नहीं है। अब कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी परमिशन दे भी सकती है, परमिशन नहीं भी दे सकती है अडॉप्ट करने की। तो ये इंडिसिसिव था, ये कंपनी के मन की बात है। कंपनी कैन गिव परमिशन और या नहीं भी दे सकती है। और थर्ड ग्रुप ऑफ कैटेगरी ऑफ स्टेट के लिए वो ले सकते हैं, दे आर फ्री टू टेक अडॉप्ट अ सक्सेसर फॉर थर्ड। और यहां लिख लेना परमिशन के लिए क्या है, कंपनी, इट्स अप टू कंपनी टू गिव परमिशन और नॉट, इट्स अप टू कंपनी टू गिव परमिशन और नॉट। ठीक, एक 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 हाँ, सेकंड वाले के लिए आप क्या कह रहे हैं, थर्ड में सेकंड ही बता रहा हूं। थर्ड के लिए दे वर इंडिपेंडेंट टू अडॉप्ट अ सक्सेसर, दे वर इंडिपेंडेंट टू अडॉप्ट अ सक्सेसर। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो आप लोग पढ़ते आ रहे थे, वो पहला पॉइंट था, केवल वो पहले स्टेट्स की लागू करता था जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी द्वारा बनाए गए, लेकिन बाकी दो कैटेगरी के लिए नहीं है, और थर्ड कैटेगरी के लिए बिल्कुल नहीं है, वो आराम से ले सकते हैं। ठीक है, जो जिस आप ब्रिटिश इंडिया की बात करते हो ना, उस वो ब्रिटिश इंडिया, एक तो है इंडिया कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिशर्स, और दूसरी है रियासतें जो कंपनी के कंट्रोल में तो है, बट वो अंदरूनी मामले में ऑटोनॉमस थी। इसीलिए बाद में उनसे कहा गया भैया साइन करिए, आप जाना कहां चाहते हैं। तो ये मत सोचिए सब पूरा भारत उनके डायरेक्ट कंट्रोल में, उनके डायरेक्ट कंट्रोल में कुछ रियासतें ही थी जिन पर वो डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं, बाकी लगभग 600 के आसपास रियासतें थी जो ड्यूरिंग टाइम ऑफ पार्टीशन दे वर इंडिपेंडेंट। 600 के आसपास, 538 है, लेकिन लगभग 600 मानते हैं कि 600 के आसपास रियासतें थी। उनको डिसीजन दिया, और ये हुआ कब, जो 1858 का एक्ट आता, उसमें तय किया गया था कि अब जो नेटिव रियासतें हैं जो अभी तक इंडिपेंडेंट थी, उनके इंटरनल मैटर में अब हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये 1858 के एक्ट से आता है, इसीलिए उनके लिए प्रिंसली चैम्बर भी बनाया जाता है। और वहां पर जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट चल रहा होता है, वो ब्रिटिश इंडिया इंडिपेंडेंट मूवमेंट से अलग चल रहा है। वहां प्रजामंडल आंदोलन चल रहे हैं, और वो किस लिए लड़ रहे हैं, अपनी राजा से डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक, जैसे एक इंपॉर्टेंट नाम है पंचायती राज बिल, सबसे पहले किसने लाया था, रिकमेंडेशन किसकी थी पंचायती राज की, बलवंत राय मेहता। तो पहले जो प्रजामंडल थे वो बलवंत राय मेहता के ही अंतर्गत स्टैब्लिश हुआ था। बलवंत राय मेहता लगभग 1926 और 27 में प्रजामंडल। उसके बाद ये प्रजामंडल मूवमेंट चल रहे हैं, किस लिए चल रहे हैं, आजाद ब्रिटिशर्स उनको लेना देना ही नहीं था, अपनी रियासत में डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक, तो ये मत समझिएगा कि सब कुछ उनके अंडर ही था। ऑटोनॉमस इंटरनल अफेयर्स में थे वो उन्हीं के अंडर ही, कंपनी उन्हें प्रोटेक्शन दे रही थी, और 1858 में तय हुआ था ये, कंपनी उन्हें प्रोटेक्शन देगी। इसीलिए जब पार्टीशन बिल आता है तो उनको बोला जाता है भैया आप करना क्या चाहते हो, क्योंकि अब हम जा रहे हैं, लेकिन हम आपके फ्यूचर को डिसाइड किए बिना नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि हम आपको प्रोटेक्ट करें। अब चूंकि हम जा रहे हैं तो भैया आप बताइए आप करना क्या चाहते हैं, आप पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, भारत में जाना चाहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट। अब जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो सीरीज है वो लिख लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती, पता ही होगा। चलो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, स्टेट्स विच वर annexed by doctrine of lapse, which were annexed by doctrine of lapse। सबसे पहले सतारा 1848, 8 है ना, 8 सतारा। अगला लिख लो जैतपुर, जैतपुर 49, उदयपुर, जयपुर में संबलपुर है
संभलपुर, संभलपुर 1849, बघाट, आगे आएगा सतारा, दूसरा क्या है जैतपुर, संभलपुर, बघाट, अब बघाट के वाले को उदयपुर, एक्चुअली उदयपुर नहीं है, उदयपुर है वो। उदयपुर वो मेवाड़ रियासत नहीं थी, वो इंडिपेंडेंट, वो भी वो रियासती ही थी। उदयपुर है वो एक्चुअली वो। उदयपुर। अगला लिख लो झांसी, झांसी, उज्जैन, अच्छा ईयर, चलो पहले लिख लो, ईयर बता देंगे, लिख लो पहले। उदयपुर, झांसी, अगला लिख लेना नागपुर, नागपुर। अब ईयर लिख लो भैया, सतारा 48, जैतपुर 49, संबलपुर 49, बघाट 50, उदयपुर 52, झांसी 53 और नागपुर 54। नागपुर लास्ट में, अभी लैब्स के तहत नागपुर लास्ट में, बीच में होगा और यार इंपॉर्टेंट यही है, करौली भी है लेकिन वो बीच में कहीं है। लैब्स के तहत आखिरी जो है वो नागपुर है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के तहत। लेकिन अभी एक और बचा था, अगला लिखिए, इन द ईयर, अगला पॉइंट लिखो, इन द ईयर 1856 द स्टेट ऑफ अवध, द स्टेट ऑफ अवध वॉज एनेक्स्ड अंडर, किसके अंडर हुआ था, अंडर किसका, पॉलिसी क्या कौन सी थी, लैब से अलग है ये, लिखिए, लिखिए, अंडर माल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग, माल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग। with the recommendation of Outram report, Outram report, with the recommendation of Outram report, आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध को माल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग के या कुशासन के आधार पर अनेक्स कर लिया गया था, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं है वो। वैसे एक मैदान पहले मैसूर भी हुई है, बाद में गायकवाड़ भी इनको भी किया गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है बस, ज्यादा कुछ नहीं। गायकवाड़ भी बाद, और गायकवाड़ कब किया गया, 1857 के बाद किया गया है, पहले हाँ। झांसी सेकंड कैटेगरी होगा, झांसी सेकंड कैटेगरी। चलिए अब आ जाइए, क्या बताना था, आप क्या पूछ रहे थे, आपको जवाब दे रहे। हाँ, शुरुआत मैसूर से होती है, बैंटिंग के टाइम मैसूर को किया गया था, फिर अवध को किया गया। 1858 का जब एक्ट आता तो तय यह किया गया था कि अब किसी भी रियासत को अनेक्स नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर से ये गायकवाड़ को करते हैं अनेक्स 70s में, 1870s जो भी ईयर था 70s में। तो ये अभी भी हो रहा है माल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग के आधार पे, कि आपकी स्टेट, आपकी प्रजा आपसे खुश नहीं है, आप अपनी प्रजा को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, इसलिए हम आपको एनेक्स कर रहे हैं। ये ज्यादा अच्छे थे ना प्रजा से, अपने रूलर से, इसलिए। ठीक, अगला आ जाइए, इंपॉर्टेंट क्या है। अब लैंड सेटलमेंट एक्ट पे आ जाओ। पॉलिटिकल हिस्ट्री लगभग खत्म हो गई, एक चीज बची है जो वेरियस पॉलिसीज थी, रिंग फेंस पॉलिसी, सब्सिडरी अलायंसेस, वो चूंकि लंबा चलती रहेगी तो आगे बता दूंगा उसे। लेकिन अब जो पीछे का बचा 1857 से पहले क्या है, इकोनॉमिक हिस्ट्री। इकोनॉमिक हिस्ट्री में पहला आ जाइए लैंड सेटलमेंट एक्ट।
या हेडिंग डाल लीजिए इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया या इकोनॉमिक हिस्ट्री अंडर कंपनी रूल। ड्यूरिंग कंपनी रूल, और पहला लिख लीजिए लैंड सेटलमेंट एक्ट्स। लैंड सेटलमेंट एक्ट्स। पहला लिखिए परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट कहां हुआ है? बंगाल। देखिए ड्यूरिंग टाइम ऑफ कॉर्नवालिस, ड्यूरिंग टाइम ऑफ कॉर्नवालिस permanent settlement was made in Bengal. Permanent settlement was made in Bengal. उससे पहले क्या क्या हो रहा था? वॉरेन हेस्टिंग्स आता है, वो 5 ईयर प्लानिंग करता है, फेल होता है, 1 ईयर प्लानिंग आती है। अभी भी कंपनी को रेवेन्यू नहीं मिल रहा था उतना जितना कंपनी चाहती थी, और कंपनी का चूंकि अर्ली स्टेजेस थे, इसलिए कंपनी एक फिक्स रेवेन्यू चाहती थी कि हमें एक फिक्स अमाउंट मिलती रहे जिससे हम फ्यूचर की प्लानिंग कर सकें। ठीक है, इसलिए लैंड सेटलमेंट एक्ट आया था। स्टार्टेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, लिख लेना, बंगाल में। कब? बेसिकली 1893 में माना जाता है इसे, 1893। उसमें भी क्या था कि लैंड सेटलमेंट एक्ट जो था शुरुआत में 1890 में तय किया गया, 1889 में तय किया गया कि अब हमें कुछ परमानेंट सेटलमेंट करना होगा। तो 1889 में जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट हो रही थी उसी को स्टैंडर्ड मान लिया गया, और 1890 में 10 साल के लिए सेटलमेंट किया गया पहले। 1893 में जो सेटलमेंट, जो 10 ईयर सेटलमेंट था, उसको परमानेंट कर दिया गया। बात समझ आ गई? कोई डाउट है? 17 अब थोड़ा योगा करना पड़ेगा, कनेक्शन टूट जाता है कभी कभी। चलो 17, हाँ 17 बोलो। 17, ठीक है। शुरुआत कहां हुई? बंगाल में। लिखिए, इन द ईयर 1789 the revenue collected in the year 1789 the revenue collected in the year 1789 was assumed as a standard revenue collection, was assumed as a standard revenue collection, and in the year 1790 in the year 1790 a settlement was made for a period of 10 years. A settlement was made for a year of 10 years, for a period of 10 years. बात समझ आ गई कि 1789 में जो रेवेन्यू कलेक्शन हुआ था उसको हमने स्टैंडर्ड मान लिया, और 1790 में हमने क्या बोला कि 89 के आधार पर हमने 90 माना, और 10 साल के लिए हमने कह दिया भैया जो रेवेन्यू 89 में कलेक्ट हुआ है उसी को हम स्टैंडर्ड मान के 10 साल के लिए कलेक्शन करते रहेंगे, फिक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू में जो 89 में कलेक्ट हुआ था। बट 1793 में इसको परमानेंट कर दिया गया।
But in the year 1793, this land settlement was made permanent. Was made permanent. अब लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ लैंड सेटलमेंट, परमानेंट लैंड सेटलमेंट, स्ट्रक्चर लिखिए क्या था। करना क्यों पड़ा था? अभी जब मैं इसको सारा बता दूंगा ना स्ट्रक्चर क्या था, उसके वो रीजन में बता दूंगा क्यों ऐसा किया इन्होंने। चलिए स्ट्रक्चर क्या था। अब उसमें दो आइडियोलॉजीज काम कर रही थी। आइडियोलॉजीज कह लिया, थ्योरी काम कर रही थी। एक थ्योरी ये थी कि टोटल लैंड जो है वो स्टेट की है, क्योंकि ब्रिटिश बंगाल को जीत चुके थे, तो टोटल लैंड किसकी होगी? स्टेट की होगी। और एक थ्योरी काम कर रही थी कि अभी लैंड स्टेट की नहीं है, जमींदारों की है। अब पहला डिसाइड करना था कि लैंड किसकी है। दूसरा पॉइंट डिसाइड करना था कि सेटलमेंट किससे करना है, इन जमींदारों से करना है कि अगर डायरेक्ट पीजेंट से करना है। इन केस अगर लैंड अगर स्टेट की है तो हम किससे सेटलमेंट करें? पीजेंट से करें, क्योंकि जमीन मेरा जिससे मन करूं मैं पीजेंट से कर रहा हूं। और इन केस अगर लैंड जमींदारों की है तो हमें जमींदारों से सेटलमेंट करना पड़ेगा कि भैया जमीन आपकी है, हम आप सेटलमेंट कर रहे हैं, आपको इतना रेवेन्यू कलेक्शन करके हमें देना है। तो दो थ्योरीज काम कर रही थी, कहिए दो पर्सनैलिटीज काम कर रही थी। लिखिए, द टू एडवाइजर्स ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन कौन है? चार्ल्स ग्रांट, द टू एडवाइजर्स ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट एंड जॉन शोर, चार्ल्स ग्रांट और एंड जॉन शोर वर द चीफ एडवाइजर, who were in the background of this land settlement act. देखिए, according to Charles Grant, whole land belongs to state. Whole land belongs to state. So a settlement should be done by the state. So a settlement should be done by the state with the peasants. With the peasants, कृषकों के साथ सीधे करें। बात समझ नहीं? चूंकि सारी भूमि स्टेट की है तो स्टेट अब क्या करे? अब पीजेंट्स के साथ सेटलमेंट करें। वाइल ऑन द अदर हैंड, जॉन शोर advised that the actual owner of the land was जमींदार। जॉन शोर ने कहा था was जमींदार and not company. And not company. So a settlement should be done. With zamindar. So a settlement should be done with zamindar. Finally, the advice of John Shore was accepted. And a settlement was done with zamindar. ये पूछा गया है कि किसके एडवाइस पर परमानेंट सेटलमेंट आया था? जॉन शोर की एडवाइस पे।
जॉन शोर की एडवाइस पे। अब लिखिए अगला पॉइंट, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट में था क्या? अ सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, a settlement of land revenue was done with zamindar, was done with zamindar। ठीक है, अब चूंकि जमींदारों को लैंड का ऑनर मान लिया गया था, इसलिए जमींदारों के पास अब ये पावर था कि वो अपने लैंड को बेच और खरीद भी सकते हैं। ठीक है, चूंकि ऑनर है तो वो खरीद बेच भी सकते हैं। जमींदार वर गिवन पावर, हाँ हाँ दे सकते हैं, रेंट को उन्होंने दिया है ना। हाँ, जमींदार वर गिवन पावर टू सेल, परचेज, सेंड, परचेज, रेंट और गिफ्ट हिज लैंड, और गिफ्ट हिज लैंड। और गिफ्ट हिज लैंड। रेवेन्यू was to be divided between zamindar and state। Revenue was to be divided between zamindar and the state। कितना कितना? 10 by, लिखिए अगला पॉइंट, और 10/11 पार्ट ऑफ रेवेन्यू, और 10/11 पार्ट ऑफ रेवेन्यू was fixed for the company, और जो रिमेनिंग पार्ट विल रिमेन विद जमींदार। रिमेनिंग पार्ट विल रिमेन विद जमींदार। मतलब यही हो गया ना कि 10/11 भाग कोई भी रेवेन्यू का कंपनी के पास, और 1/11 भाग कोई भी जमींदार के पास। ये कंपनी का है। या 100% मान लेते हैं तो 89% इनके पास रहेगा और 11% जमींदार के पास रहेगा। लेकिन अंतर क्या? परमानेंट सेटलमेंट का ये अब अमाउंट फिक्स कर दिया गया। मतलब ये अमाउंट तो फिक्स कर दिया गया कि जो भी रेवेन्यू कलेक्शन, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन का 89% ये ले लेंगे। लेकिन ये जो वाला हिस्सा जो था उस टाइम पीरियड के लिए तो फिक्स था कि 11% ले लेंगे। लेकिन इन केस अगर एग्रीकल्चर अभी 100 पे हो रही है, मान लो कल 110 पे होने लगी, तो इनका 89% रहेगा, बढ़ा हुआ पार्ट जमींदार का हो गया। यही परमानेंट सेटलमेंट है। फिर से बता दें, मान लो 89% और 11% हो गया फिक्स, ये फिक्स अमाउंट है। उस समय का 1790 का आधार पर निकाला गया था, उस आधार पर निकाल लिया। 89% जमींदार का है कंपनी का, और 11% जमींदार का। इन केस मान लो जमीन आज 10 एकड़ पे हो रही है, कल 50 एकड़ पे होने लगी, तभी भी कंपनी का हिस्सा 89% ही है, रेवेन्यू पे लगा। जो इंक्रीज इसका फिक्स नहीं, उस समय तो फिक्स अमाउंट था, लेकिन कंपनी को कैसे पता चला रेवेन्यू कलेक्शन हो कितना? अभी तो जमींदार को पता है ना कितना होगा, कोई कंपनी तो लैंड के ऑनर है ही नहीं, जमींदार है। कंपनी कहे कि भाई साहब आपके पास यही इतना है, आप ले लीजिए अपना हिस्सा। जो एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हो रहा है वो जमींदार का हिस्सा है, कंपनी से कोई लेना देना नहीं। इसके पीछे भी लॉजिक था। कंपनी को लगा कि अब जमींदार क्या करेंगे, क्योंकि हमने अपना हिस्सा तो फिक्स कर दिया, बस हम सेफ हैं। जमींदार के पास या तो जमींदार एग्रीकल्चर को बढ़ाए या घटाए, हमसे लेना देना नहीं। जमींदार उल्टा किए इन्होंने एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन से लेना देना ही नहीं रखा। कंपनी को लगता था जमींदार का चूंकि इसमें प्रॉफिट है, तो जमींदार क्या करेंगे, एक प्रोग्रेसिव जमींदार के रूप में काम करेंगे, क्योंकि बढ़ा हुआ हिस्सा जो था वो जमींदार का है। लेकिन जमींदारों ने और गलती की। इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। इन्होंने केवल और केवल रेवेन्यू जनरेट किया, और टेंशन ना लेने के लिए अपनी जमींदारी को बेचना शुरू कर दिया मिडिलमैन को।
टेंशन क्यों लिया था, आगे अगला पॉइंट। अंडर बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1894, अंडर बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1894, a sunset law, अरे 1794 ठीक 1794, a sunset law, सनसेट लॉ, सूर्यास्त कानून, सनसेट लॉ was introduced. Under this law, it was decided that at the time of sunset, at the time या before sunset, at या before, बाद में नहीं होगा, at या before sunset of a particular day decided for revenue collection, if the revenue was not collected, the proprietorship of zamindar will be snatched from him. बात समझ में आई? मान लो 10 दिसंबर को डिसाइड हुआ, 10 दिसंबर 1794 को ये एक डेट दे दी गई। इस डेट के दिन किसी एक्स जमींदार को अपना रेवेन्यू कलेक्शन करके कंपनी को देना है, ठीक है। 10 दिसंबर की डेट दे दी गई है। अब होगा क्या, अब जमींदार के पास 10 दिसंबर की सनसेट तक का टाइम है। सूर्य जब अस्त होता है उसके पहले तक का टाइम है, तब तक उसको पूरी पैसे चुकाने हैं। इन केस अगर वो फेल हो जाता चुकाने के लिए तो उसकी जिम्मेदारी उससे ले ली जाएगी वापस, और यही मेन टेंशन का काम था। एक पर्टिकुलर डे डिसाइड कर दिया गया 10 दिसंबर 1794। इस डे को जमींदारों को रेवेन्यू जमा करना है, डिसाइड हो गया। अब जमींदारों के पास क्या है कि भैया इस दिन के सूर्यास्त तक आपको पूरी रेवेन्यू में जो कंपनी का हिस्सा था उसको दे दे निकाल के चुपचाप। अगर फेल हो गए वो इस सायकाल तक, सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त तक, तो उनकी जिम्मेदारी अगली सुबह उनके पास नहीं रहेगी, ले ली जाएगी। यही टेंशन थी। इस प्रेशर में उन्होंने क्या किया, चूंकि ये भी जान पूरे ना चली जाए, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बांटना शुरू कर दिया कि मैं तो पूरा कर नहीं पाऊंगा, तो मैंने क्या किया कि अपने अंडर जिम्मेदारों को रख, भैया तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो, और तुम लोग जाके उनसे कलेक्ट करो। मैं भी बच गया इसमें, टेंशन मुक्त हो गया ना। यही टेंशन रीजन था कि अपनी जिम्मेदारी को बांटना शुरू कर दिया। बात समझ आ गई? सनसेट लॉ है क्या? किसी को डाउट है तो पूछ लो, सिंपल सा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी फिल्मों में ऐसी बहुत कहानियां मिलती है। सूर्यास्त तक अगर मैं, अभिमन्यु को किसने मारा था? अभिमन्यु को किसने मारा था? कौन बोला? कर्ण ने? जयद्रथ ने मारा था। अरे जो उसका दामाद था, क्या जयद्रथ ही मान लेते हैं? उस शाम तक डिसाइड किया गया था कि उस शाम तक वो मारेगा। इन केस अगर वो फेल हो जाएगा तो क्या करेगा? मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ये डिसाइड किया, जयद्रथ ही है, वो डिसाइड किया गया था। तो ये इसी टाइप का, वो भी एक सनसेट लॉ ही था कि भैया अगर उस पर्टिकुलर डे तक मैं नहीं मार दूंगा उस जयद्रथ को तो मैं प्राण त्याग दूंगा। यही है सनसेट लॉ कि उस पर्टिकुलर डे की शाम तक अगर रेवेन्यू कलेक्शन करके नहीं दोगे तो अगली सुबह तक जमींदारी आपके पास नहीं होगी। बात की है। अब रीजंस क्या थे, लिख लो। रीजन फॉर परमानेंट सेटलमेंट। रीजन पहला लिख लो, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस।
administrative reasons. A fixed amount of revenue was to be received by company. Was to be received by company. A fixed amount of revenue. और दूसरा क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम से भी कंपनी बच गई. कैसे? अगर पीजेंट्स के साथ अगर वो सेटलमेंट करती तो अब पीजेंट्स के पास जाकर उसे रेवेन्यू कलेक्शन करना पड़ता. कंपनी के पास इतनी मशीनरी स्ट्रांग नहीं थी कि पीजेंट्स के पास जाकर रेवेन्यू कलेक्शन करती. इसलिए उन्होंने सेटलमेंट जमींदारों से किया था. ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्स्ट्रा बढ़ रही थी उससे बचने के लिए. और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था, कंपनी को ऐसा लगता था कि इसकी वजह से क्या होगा. हाँ, वो तो हो चुका ना. फिक्स्ड अमाउंट को तो मैंने पहले बता दिया. और क्या होगा, जमींदारों की इंटरेस्ट और कंपनी के इंटरेस्ट को जोड़ दिया गया. जमींदारों का इंटरेस्ट पैसा कमाना, ऑनर ऑफ द लैंड जमींदार बना दिया गया. फायदा, जमींदारों का इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन करना. ये वाला हिस्सा छोड़ दिया गया था कि भैया हमें इतना हमारा फिक्स अमाउंट दे दो, बाकी जो कर रहे हो तुम्हारा. तो कंपनी का भी इंटरेस्ट रेवेन्यू कलेक्शन का, मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्शन का, जमींदारों का भी इंटरेस्ट जितना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर पाओ. दोनों के इंटरेस्ट को जोड़ दिया गया. कंपनी को ऐसा लगता था ये अब इनके लिए एक पिलर की तरह काम करेंगे. और ऐसा होता भी है. ड्यूरिंग फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ 1857 जमींदार जो थे वो न्यूट्रल रहे बंगाल के. इंपैक्ट मैं आगे बता दूंगा. रीजंस यही थे तीनों, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस यही थे. पहला रीजन था फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी मिले. कंपनी अब प्लान कर सकती है कि उसको करना क्या है, क्योंकि मुझे पता है मेरी जिम में 100 रुपए हैं. अब मैं प्लान करूंगा कि मुझे 10 रुपए किस पे खर्च करने, 15 रुपए किस पे खर्च करने, या 30 रुपए किस पे खर्च करने. मेरे पास फिक्स अमाउंट है. दूसरा क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से कंपनी स्केप कर गई. क्यों, कैसे? क्योंकि अब सेटलमेंट किससे हुआ था, जमींदारों से हुआ. तो जो सैकड़ों में थे, कुछ 100 जमींदार होंगे. ये अगर पीजेंट से करना पड़ता तो हजारों लाखों में पीजेंट्स हैं. सबके पास जाकर रेवेन्यू कलेक्शन करना उस समय के लिए 17 जो डेकेड चला 18th सेंचुरी वाला, उसमें इंपॉर्टेंट नहीं था पॉसिबल, क्योंकि कंपनी अभी स्टैब्लिश ही हुई थी. 1772 से शुरू हो रहा है. 65 में दीवानी पावर मिली, डुअल सिस्टम आया, इजारेदारी सिस्टम वॉर एंड रेस्टिंग में रहता है. और उसके बाद कंपनी शुरू हुई थी. तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इतनी पास कंपनी के पास नहीं थी. और थर्ड कि उसने दोनों के इंटरेस्ट को जोड़ दिया. ये मेंस का पॉइंट है, लेकिन समझ जाओ. बस ये लिखवाना इतना जरूरी था, लेकिन समझ जाओ, अपने शब्दों में से लिख लेना. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव. दूसरा क्या है, लिख लो अगला. आर्थिक आधार क्या था, इकोनॉमिक फायदा क्या था, इसका रीजंस. रीजंस फॉर लैंड सेटलमेंट एक्ट क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? हाँ, कंपनी को फिक्स अमाउंट मिलेगा. ये तो फायदा कंपनी का, यही फायदा है ना, उसको तो फिक्स अमाउंट ही मिलेगा. और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? स्कैम. कंपनी रूल में स्कैम भारतीयों के बस की बात नहीं थी. देखो, कंपनी को क्या लगा कि अब जो मैंने बताया ना जमींदार, इससे होगा क्या, चूंकि जमींदारों को हमने लैंड का ऑनर बना दिया है, तो जमींदार क्या होंगे, प्रोग्रेसिव जमींदार का रोल प्ले करेंगे. एक्सपेंशन होगा एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होगा. एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन, कंपनी क्या फायदा है, कंपनी का कॉटन और सिल्क का जो है एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा बंगाल से. अगर एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होगा, क्योंकि वो
मर्चेंट्स है ना कंपनी के, जमींदारों से लेंगे और जाके एक्सपोर्ट कर देंगे, तो कंपनी का जो व्यापार था इससे मदद मिलेगी कंपनी को। तीसरा पॉइंट और है, चूंकि लैंड को सेल और परचेज किया जा सकता था, तो इससे क्या होता, कंपनी को ऐसा लगा कि जो शहर का पैसा है वो गांव में आके लगेगा। शहर का जो ऐसा वर्ग, ऐसा क्लास जिसको एग्रीकल्चर से लेना देना नहीं है, वो भी पैसा लगाएगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यही तो है। कौन पैसा लगाता है, लगाएगा अगर सोचा जाए, अब कंपनी से लगाएंगी जो शहर में बैठी हुई है। तो कंपनी को ऐसा लग रहा था उस समय कंपनी को कि इस वजहों से क्या हो सकता है कि बाहर का पैसा भी भारत रूरल इकोनॉमी में आए, क्योंकि अब लैंड को सेल और परचेज किया जा सकता है। एग्रीकल्चर एक प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर के रूप में स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, जिससे महाजनी पैसा गांव में लगाए, एग्रीकल्चर एक्सपेंड होगी, क्योंकि अब लैंड को सेल और परचेज किया जा सकता है। लेकिन हुआ सब उल्टा। इतनी बात समझ में आ गई ना, और भी समझाएं, इतना ये इससे ज्यादा डिटेल हो जाएगी। कौन वाला पॉइंट लिखवा दें क्या? चलो लिखो, लेकिन तब छूट जाएगा। चलो लिखो, लिखो। It was believed by the company, it was believed by the company that zamindar will act as a progressive element of economy. ध्यान तुम लोग दे ही नहीं रहो, हम क्या करें? मैं 4 बार नहीं बोल सकता ना। आप अगर बैठना तो आप आगे आ जाइए शुरू भी, मैं 4 बार नहीं बोल सकता। चलिए, दे विल एक्ट एज अ प्रोग्रेसिव एलिमेंट ऑफ सोसाइटी, ऑफ इकोनॉमी। ठीक, क्यों? क्योंकि इनसे अब इनकी जोड़ दिया गया, इनके प्रॉफिट को। दूसरा, money from the urban centers will migrate to rural areas. Money from urban centers will migrate to rural areas, which will help the company export of silk and cotton, which will increase, लिख लो help ना, which will increase the company export of silk and cotton. ठीक है, ये 2 रीजन थे। इसका इंपैक्ट क्या पड़ा वो लिख लो बस, टाइम हो गया। चलो लिखो, इंपैक्ट लिख लो इसका। इंपैक्ट, सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन पीजेंट्स का। जमींदारों ने क्या किया? पीजेंट्स को एक्सप्लॉयट किया, क्योंकि उन्होंने बस एक ही कार्यक्रम था कि पैसा वसूल उनसे। मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स। अगला, कंपनी ऑल्सो डिड नॉट रिसीव the extra revenue which was collected by the zamindar, which was collect, क्योंकि उसका भी जो अमाउंट ऑफ फिक्स था। अगला पॉइंट, जमींदार, अब जमींदार को क्या प्रॉब्लम थी? जमींदार वर ऑल्सो अफेक्टेड बाय दिस सेटलमेंट, ड्यू टू सनसेट लॉ
दे स्टार्टेड सब लेटिंग देयर लैंड, अपने लैंड को उन्होंने गिरवी देना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड सब लेटिंग देयर लैंड, दे स्टार्टेड subletting their land and started settling in urban centers. Started settling in urban centers. Urban centers. ठीक है। अब इन लोगों ने भी अपनी जमींदारी को गिरवी पे या बेच बेच के जाना शुरू कर दिया, क्योंकि इनको लग रहा था सनसेट कानून के कारण हम वसूल नहीं पाएंगे। इन पर एक्स्ट्रा लोड कंपनी ने डाल दिया था। लेकिन अभी भी जमींदारों से ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? पीजेंट्स पे। क्यों? क्योंकि अब पीजेंट्स को मिडिलमैन भी मिल गया। कैसे? दो तरीके से अब उसको जूझना है पीजेंट्स को। कैसे? पीजेंट्स हैं ये, पीजेंट्स को एक तो मिडिलमैन आ गया है और उसके ऊपर जमींदार आ गया है और इससे ऊपर कंपनी है। तो भैया मिडिलमैन ने इन पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाला। अभी तक तो एक ही शोषक थे ना, या कह लीजिए दो शोषक थे, अब तीन शोषक हो गए इनके, क्योंकि इनको भी तो पैसा कमा के जमींदार को देना है। इसीलिए भैया इन्होंने भी एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया। तो सब इंपैक्ट केवल एक ही पे पड़ रहा है, बस पीजेंट्स पे पड़ रहा है। और यही रीजन बना बाद में जाकर जितने भी फार्मर मूवमेंट्स हो रहे हैं बिफोर 1857। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये लैंड सेटलमेंट एक्ट तभी भी बेहतर था इन कंपैरिजन टू रैयतवाड़ी एंड महलवाड़ी, क्योंकि जितने भी आपको मूवमेंट दिखेंगे वो इन्हीं एरियाज में दिखेंगे, रैयतवाड़ी में और महलवाड़ी में। क्योंकि एक तो रेवेन्यू ज्यादा था, पहली समस्या, और यहां पे तभी बेचारे बचे हुए हैं। फिक्स रेवेन्यू ही देना है, 50 रुपए फिक्स कर दिएगा तो 85 रुपए देना है, 100 नहीं बढ़ा सकते उसको। ये सब फिक्स्ड नहीं थे, आपको जितना हो पाए आपसे ले सकते थे। यहां पर एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा, इसीलिए जब इंडियन नेशनल कांग्रेस आती है तो डिमांड करती है कि परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को बाकी स्टेट्स में भी इस्टेब्लिश कर दिया जाए। तीनों में अभी भी ये थोड़ा ठीक है, बाकी तो इससे बड़े खतरनाक है। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए इतना डिटेल में नहीं है, अभी बता दे रहा हूं मैं इसे दिया कि आगे फिर से इतिहास को फिर से ना पढ़ना पड़े, बच जाओगे। तो अगर मेंस देने में मौका मिला तो सब फिर से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, कंपनी ने ये सोचा तो यही था ना कि बैरन लैंड को जमींदार क्या करेंगे, फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करेंगे, बट जमींदारों ने ऐसा नहीं किया। रैयतवाड़ी सिस्टम वही तभी तो आएगा ना।